Our last scholar for the British School of Classical Evolutionism is Sir जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी 1, 1854 एट ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इन्होंने अपनी पढ़ाई क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसफी और लॉ से शुरू की इन द ट्रिनिटी कॉलेज एट कैम्ब्रिज। पर जब इन्होंने टेलर का प्रिमिटिव कल्चर बुक पढ़ी, देन ही गॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद अंडर विलियम रॉबर्टसन स्मिथ, ये नाइन्थ एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वन ऑफ द एडिटर थे। इन्होंने फ्रेजर को एक टास्क दिया, एक आर्टिकल लिखने का, ऑन टैबू एंड टोटेमिज्म, जो कि इन्होंने लिखा और ये पब्लिश भी हुआ। इसमें इन्होंने टोटेम की डेफिनेशन भी दी, जो कि हम आगे देखेंगे। ही वॉज फेलो ऑफ ब्रिटिश एकेडमी। ही वॉज नाइटेड इन 1914। तो उसके बाद उन्होंने एक साल के लिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाई लिवरपूल यूनिवर्सिटी में। बट आफ्टर 1 ईयर उनको रियलाइज होगा कि मेरी जगह लाइब्रेरी सही है। तो वो लाइब्रेरी गए वापिस और वहां से उन्होंने स्टडी करके अपनी थ्योरीज दी। He was considered as the man of monumental learning, but he didn't had any first-hand experience about the life of primitive people. He was considered as the representative of an epoch in anthropology, and he was the last survivor of British classical anthropology. इनकी पब्लिकेशन की बात की जाए, काफी वर्क है जो इनका पब्लिश हुआ, इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द गोल्डन बो। मेरिनोस्की ने इसको द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ओडिसी इन मॉडर्न ह्यूमनिज्म बोला। इसके 3 एडिशन पब्लिश हुए, पहली 2 वॉल्यूम में, सेकंड 3 वॉल्यूम में, थर्ड 12 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। इसी में इन्होंने अपनी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल दिया, कैसे सोसाइटी फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस प्रोग्रेस की। यह हम आगे पढ़ेंगे। इनकी एक और बुक थी, साइकी टास्क। इसके सेकंड एडिशन में एक चैप्टर ऐड किया इन्होंने, द डेविल्स एडवोकेट, पब्लिश्ड इन 1928। इस चैप्टर में इन्होंने सुपरस्टिशन के बारे में बात कही कि माना कि सुपरस्टिशन अक्सर दे आर इविल, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर मैनकाइंड। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या है? देखो, सुपरस्टिशन की वजह से एक फियर आता है, फियर फैक्ट, इस फियर फैक्टर की वजह से इट प्रमोट पीपल टू रिस्पेक्ट अथॉरिटी, एंड सेकंड, एब्सटिनेशन फ्रॉम मेनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। लोग डरते हैं सुपरस्टिशन की वजह से कि हमने अगर ये किया तो हमारे साथ भी गलत होगा। थर्ड, टोटेमिज्म एंड एक्सोगेमी, पब्लिश्ड इन 1910। इसमें इन्होंने रिलेशनशिप बताई है, कैसे जब टोटेम हेरिडिटरी हो गया, उसके बाद एक्सोगेमी की प्रैक्टिस डेवलप हुई टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने अरुंटा ट्राइब का एग्जांपल देके समझाया है। नेक्स्ट पब्लिकेशन, द बिलीफ इमोर्टैलिटी एंड द वर्शिप ऑफ डेड। इन्होंने इसमें टेलर का आइडिया एम्प्लॉय किया और कहा कि जो अर्लियर बिलीफ था प्रिमिटिव मैन का, कि हर जो नेचुरल इवेंट्स हैं उनके पीछे एक नेचुरल स्पिरिट है, बट साइंटिफिक थ्योरीज के साथ साथ साइंटिफिक लॉज आ गए, बट स्टिल द आइडिया ऑफ deity retains the one great cause. Next, folklore in the Old Testament. Old Testament is also called Hebrew Bible. ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में फ्रेजर ने कहा कि इट इज एन आउटकम ऑफ collective traditional beliefs and customs rather than from the influence of great men. And the next, the worship of nature, इन्होंने एक लाइन बोली कि religion is based on the human personification of nature. We can link it with animism given by R. R. Merritt. He also said that nature was the driving force of religion in the primitive man. अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, सबसे पहले ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस। इनको इनका गोल था कि वर्ल्ड वाइड कल्चर्स को कंपेयर किया जाए और एक फंडामेंटल ट्रूथ
पे पहुंचा जाए जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करे कि ह्यूमन कैसे इंटरप्रेट करता है बिलीफ और प्रैक्टिसेस को साइकोलॉजिकली। सेकंड, फ्रेजर इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल जो इनका द गोल्डन बो में मेन प्रिंसिपल था कि कैसे सोसाइटी फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस पहुंची, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स सी फ्रेजर्स व्यू ऑन मैजिक रिलीजन एंड साइंस, ये भी गोल्डन बो। सबसे पहले फ्रेजर ने कहा दैट अर्ली मैन possessed completely wrong idea of natural causes, उसको पता नहीं था कि नेचुरल इवेंट्स किस वजह से हो रहे हैं। तो उसका बेसिकली दो मैजिकल प्रिंसिपल्स में बिलीव था। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सेकंड इज लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को होम्योपैथिक मैजिक और इमिटेटिव मैजिक भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि ही बिलीव दैट ही कैन कंट्रोल नेचर बाय इमिटेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, ही poured वाटर फॉर रेन, और अगर किसी एनिमी को हार्म पहुंचाना है तो उसकी एक डॉल बनाई जाए, उसमें प्रिक किया जाए, उसको लगता था कि हाँ उसको भी, मेरा जो एनिमी है उसको भी हार्म होगा, बाय इमिटेटिंग। सेकंड इज लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको कंटेजियस मैजिक भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल था कि वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। तो अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है तो उसके हेयर्स, नेल या क्लॉथ ले आइए, उसको जला दीजिए, और उससे क्या होगा, जो उसका फॉर्मर ओनर था उसको भी नुकसान पहुंचेगा। दिस वॉज द अर्लियर बिलीफ। इसके बाद जब ह्यूमन माइंड थोड़ा प्रोग्रेस किया तो प्रिमिटिव मैन को समझ आया कि ये जो लॉ है ये हमेशा वर्क तो नहीं करते हैं। धीरे धीरे उसको ये समझ आ गया, और उसको लगा कि इससे नेचर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, नेचुरल इवेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। देन हिज कन्विक्शन राइज टू सम हायर सुपरनेचुरल पावर जो कि यूनिवर्स को गवर्न कर रही है। तो उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ कि एक सुपरनेचुरल पावर है जो कि यूनिवर्स को अपने हिसाब से चला रही है। इसका आउटकम हुआ रिलीजन वॉज बोर्न। तो जो इस टाइम पे मैजिशियन थे वो रिलीजियस स्पेशलिस्ट बन गए, जिनके पास एबिलिटी थी टू कॉन्टैक्ट एंड परसुएड दिस सुपरनेचुरल पावर टू एक्ट इन देयर बिहाफ अकॉर्डिंग टू दीज रिलीजियस स्पेशलिस्ट। तो इससे क्या हुआ अभी, क्योंकि सुपरनेचुरल पावर तो एक हायर एंटिटी है ना, जो इसको कंट्रोल कर सकता है, उनकी अथॉरिटी और प्रेस्टीज कितनी बढ़ गई, अथॉरिटी बढ़ गई उनकी, पीपल आम लोगों पे उनकी अथॉरिटी बढ़ गई। दे वर कंसिडर्ड एज डिवाइन किंग्स, और जब इनकी डेथ हो जाती थी तो इनके सोल को गॉड का दर्जा दे दिया गया। यहाँ से हम एनिमिज्म को लिंक कर सकते हैं, जो कि टाइलर का आइडिया था। नाउ थर्ड स्टेज, साइंस। अब और ज्यादा डेवलपमेंट हुई ह्यूमन माइंड की। स्टेज ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, साइंस आ चुकी है। इसमें फ्रेजर ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं कि उन्होंने साइंस और मैजिक को लिंक किया। उन्होंने कहा कि साइंस इज रिलेटेड टू मैजिक एज फॉर एज मैन अगेन बिगन टू मैनिपुलेट नेचर बाय हिज स्किल्स बट इक्विप्ड विद करेक्ट लॉज। पहले तो वो तरीके ही गलत यूज कर रहा था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, टू मॉडिफाई नेचुरल इवेंट्स। बट नाउ ड्यू टू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स अब हमारे पास करेक्ट लॉज हैं, जिससे अगेन हम नेचर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सेकंड, फ्रेजर कॉल्ड मैजिक एज द बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस, और सूडो साइंस भी बोला उन्होंने मैजिक को। ये कंक्लूजन में यूज हो सकता है मैजिक के टॉपिक में, जब डिफरेंस बिटवीन मैजिक, रिलीजन और साइंस आता है। थर्ड इज फ्रेजर्स व्यू ऑन टोटेम एंड टैबू। इन्होंने सबसे पहले एक डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला फ्रेजर ने कि जो सैवेज सोसाइटी है वो सिंपल है, और जो हमारी सिविलाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको समझना है ना कॉम्प्लेक्स को, तो पहले इसको समझना जरूरी है। पहले सिंपलर सोसाइटी को अगर हम समझ पाए तभी हम इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स को। तो इसको समझने से पहले हमें सिंपल सैवेज को समझना बहुत जरूरी है, इन्होंने इस पे जोर दिया। फिर उन्होंने टोटेम की डेफिनेशन दी
अपने उसी आर्टिकल में टैबू एंड टोटेमिज्म में। इस डेफिनेशन में बेसिकली लिखा है कि देखो, एक क्लैन के अंदर मान लो इनका एक टोटेम है, कोई भी प्लांट या एनिमल हो सकता है, और इसमें क्लैन के मेंबर हैं, इन सब के लिए ये टोटेम इंपॉर्टेंट है। इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोलना गलत नहीं होगा इन लोगों का। ये सब लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं, कॉमन सिंबल है। इसके साथ एक रिलेशन फील करते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू कॉमन रिस्पेक्ट इन लोगों के बीच में भी एक स्पेशल रिलेशन बन चुका है आपस में। इट इज एक्टिंग एज अ कोहेरेंस among them. This is basically what is said in this definition. है तो एक सुपरस्टिशन ही ना, एक आपने प्लांट या एनिमल को एक स्टेटस दे दिया है ऐसे। ये कैसे आया? फ्रेजर ने बोला कि बिलीव इन सोल विच रिजाइड इन प्लांट एनिमल एंड बर्ड्स। अगर हम याद करें तो टायलर जी ने कहा था कि सोल कुड रिजाइड इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, मतलब कि प्लांट्स एनिमल्स और बर्ड्स में। देन savage began to pay respect towards them। मान लो एक प्लांट है या फिर एनिमल है, उसमें उन्होंने माना कि इसमें सोल है, हमारे किसी इंसेस्टर का या फिर किसी रिलेटिव का, तो उसकी ईटिंग और किलिंग पे बैन हो गया, उसको टैबू मानने लगे वो लोग। इससे टोटेमिज्म केम इनटू बीइंग। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ टोटेमिज्म। अब जब टोटेमिज्म और एक्सोगेमी की अगर हम रिलेशन बताएं, कैसे टोटेमिज्म से एक्सोगेमी आई, ही गेव द एग्जांपल ऑफ अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Among Arunta tribes, they believed that totem is responsible for causing pregnancy among women. The totemism फीमेल साइड से आया। इन द कोर्स ऑफ टाइम टोटेम बिकम हेरिडिटरी। ये बिलीफ आ गया कि टोटेम जो है वो हेरिडिटरी है। तो इन ब्रीडिंग स्टॉप करने के लिए एक्सोगेमी की प्रैक्टिस डेवलप हो गई। नाउ नेक्स्ट मेरिट्स। कुछ मेरिट्स हैं फ्रेजर की, इनके लिखने का तरीका था इनका, बोल सकते हैं। इनकी मेरिट्स है कि जो इनका डाटा था, इन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया, क्लासिकल लिटरेचर, एग्जिस्टिंग एथनोग्राफीज, फोकलोर्स, बहुत वाइड सोर्स था इनका डाटा का। एंड सेकंड, एक्सटेंसिव कोरस्पोंडेंस विद फील्ड वर्कर्स, मिशनरीज एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। इन्होंने एक पैम्फलेट बना के दिया था जिसका हेडिंग था क्वेश्चंस ऑन मैनर्स, कस्टम्स, रिलीजियस सुपरस्टिशंस एटसेट्रा ऑफ अनसिविलाइज्ड और सेमी सिविलाइज्ड पीपल। इन्होंने एक क्वेश्चन बैंक दिया था ट्रैवलर्स को और मिशनरीज को, टू कलेक्ट द राइट फॉर्म ऑफ डाटा। ये भी एक इनडायरेक्ट फील्ड वर्क हो गया दैट वाज एम्प्लॉयड बाय फ्रेजर। अगर इनके क्रिटिसिज्म की बात की जाए, तो इन्होंने, इनका मानना था कि जो अर्ली ह्यूमन और प्रिमिटिव्स थे वो बहुत इग्नोरेंट और इरेशनल थे, कंप्लीटली उनकी कैपेबिलिटीज को इन्होंने इग्नोर ही कर दिया। ये पॉइंट किसी भी, मुझे लगता है क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि बेशक उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा हो किसी सब ने, बट दे कंसिडर्ड सैवेज एज इग्नोरेंट एंड इरेशनल। तो ये लिखा जा सकता है, अगर क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का भी क्रिटिसिज्म लिखना है, देन इट कुड बी रिटन। बट इसका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं मेलिनोस्की जी आगे, थोड़े टाइम बाद। उन्होंने ट्रोब्रांड आइलैंडर्स को स्टडी किया था। उन्होंने कहा कि बेशक ये लोग मैजिक रिचुअल परफॉर्म करते हैं अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, बट एट द सेम टाइम वो नेसेसरी टास्क करते हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, सोइंग, वाटरिंग, उसकी देखभाल करना, वो सब भी वो करते हैं साथ में। इससे पता चलता है कि प्रिमिटिव्स हैड सम कैपेबिलिटीज एज मॉडर्न मैन, इतने भी इग्नोरेंट या irrational नहीं थे वो लोग। जो फ्रेजर की स्टेजेस दी उन्होंने, फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस, इस एथनोग्राफिक रियलिटीज थोड़ी अलग थी, क्योंकि आज की सोसाइटी की अगर हम बात करें, आज की सोसाइटी में भी कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं, कई हैं बल्कि, जिसमें मैजिक, रिलीजन और साइंस ऑल टुगेदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि इवोल्यूशन होके तो पीछे वाले रिलीजन और मैजिक का एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। ये दे आर कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर। एंड थर्ड, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हर एक क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का क्रिटिसिज्म है।
क्योंकि no field work in his study, secondary data relying on secondary data to give his theories. That is it for Sir James George Fraser. यहाँ पे हमारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म खत्म होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कुछ थ्योरीज दी थी जो कि यहाँ पे रिलेट की जा सकती हैं, बट इनको अलग से पढ़ना बेहतर होगा। So next we will read L.H. Morgan under American School of Classical Evolutionism. फ्रेजर का अगर वन पेजर आपको चाहिए, you can download it from Telegram. Link is in the description. Thank you so much.